हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 28 अक्टूबर और 28 अक्टूबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो कि सर पढ़ाने वाले क्या है इसके अंदर। क्लियर? पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मेरा मोटिव रहता है। चलो देखो, सबसे पहले स्पेन के पीएम इंडिया आने वाले हैं और ये बड़ोदरा में आएंगे, गुजरात में। वहां पर ऐसा कौन सा प्लांट सेटअप होने वाला है और कौन सा एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा ये भी आपको क्लियर करेंगे। क्लियर? देन आफ्टर डिजिटल अरेस्ट, नरेंद्र मोदी साहब ने मन की बात में एक बात बोली, बिवेयर ऑफ डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? और ये मैं कई बार बता चुका हूं, साउथ ईस्ट एशिया का एग्जांपल देके बता चुका हूं, अगेन मैं फिर से रिपीट करूंगा। क्लियर? देन आफ्टर, ए फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर हमारे इंडिया से जा रहे हैं और 10.2 बिलियन डॉलर के फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर जा चुके हैं इंडिया से और ये चाइना की मार्केट में चले गए हैं। चाइना ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है कि चाइना की मार्केट में जा रहे हैं इंडिया की मार्केट को छोड़कर, ये भी अपन जानेंगे। क्लियर? देन आफ्टर, चलो देखो, सबसे पहले क्या है, स्पेन के पीएम आने वाले हैं और इनका नाम देखिए कितने हैंडसम है, ये पेड्रो सैंचेज। क्लियर? ये इनका नाम है, ये स्पेन के पीएम है। अब ये इंडिया अपनी वाइफ के साथ आने वाले हैं और इंडिया में ये 18 साल बाद कोई पीएम स्पेन का 18 ईयर बाद आ रहा है और ये पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया आ रहे हैं। ये जो है पेड्रोस सेंचियाज, ये पहली बार इंडिया आ रहे हैं और कोई स्पेन का पीएम 18 साल बाद इंडिया आ रहा है और ये बड़ोदरा गुजरात में आएंगे। अब बड़ोदरा में क्यों आएंगे? क्योंकि ये इनॉग्रेशन करेंगे, एक फाइनल असेंबली लाइन बनी है इंडिया के अंदर। वो क्या है? देखो, FAL वी कैन से फाइनल असेंबली लाइन। किस चीज की फाइनल असेंबली लाइन? किसकी? देखो क्या है कि इंडिया ने, हमारे यहां पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसमें हम कई सारे डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को इनवाइट कर रहे थे कि हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो और इंडिजीनियसली प्रोडक्ट बनाने का प्रयास कर रहे थे। कई सारे एयरक्राफ्ट और आर्म एंड एमुनिशन हम इंडिजीनियसली बनाए। तो स्पेन की एक कंपनी है एयरबस। क्लियर? ये एयरबस कंपनी क्या करेगी? ये एयरबस कंपनी अपना प्लांट बनाने जा रही है बड़ोदरा में और बनाने जा रही है, इसको इनॉग्रेशन करेंगे ये स्पेन के पीएम। कौन? स्पेन के पीएम इसको इनॉग्रेट करेंगे। अब आपने देखी होगी मनी हाइस्ट मूवी तो नहीं है शायद, वेब सीरीज है ये मनी हाइस्ट। इसमें जो बनी है ये स्पेन की वेब सीरीज है। क्लियर? जिसमें प्रोफेसर होता है। हालांकि दुख इस बात का हुआ इस वेब सीरीज में कि एक न्यू दिल्ली कैरेक्टर नहीं था इसके अंदर, दिल्ली कोई कैरेक्टर नहीं था। क्लियर? अब वो छोड़ो। क्लियर? अब देखो, एयरबस बनाने जा रही है। अब ये फाइनल असेंबली लाइन बनने जा रहा है, एयरक्राफ्ट बनाएगी। अब कौन से एयरक्राफ्ट सर, ये भी बताइए। तो एयरक्राफ्ट है C295 वी कैन से मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट। मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट या टैक्टिकल एयरक्राफ्ट, मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट का ये C295 एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाया जाएगा। क्लियर? अब कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एयरबस का? तो देखो कौन कौन सी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है सेटअप करने के लिए। ये करा है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ये दोनों कंपनी मिलके इंडिया में प्लांट सेटअप करने जा रही हैं। क्लियर? अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने और एयरबस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एयरबस
कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, कितने का? 2.5 बिलियन डॉलर का। कितने का? 2.5 बिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट साइन करा था, जिसमें 56 C295 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करे जाएंगे। क्या करे जाएंगे? C295 एयरक्राफ्ट वीकेंड से इंपोर्ट करे जाएंगे इंडिया में। बट अब क्या है, प्लांट बन गया है। तो क्या है, इंडिया ने डिसाइड किया और ये डील में क्या बोला कि जो 14 एयरक्राफ्ट होंगे, 56 में से 14 एयरक्राफ्ट जो होंगे वो फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे इंडिया। मींस जो स्पेन में इसका जो फाइनल असेंबली लाइन है वहां पर बनाएंगे 14 एयरक्राफ्ट, C295 एयरक्राफ्ट, 14 एयरक्राफ्ट बनाएंगे स्पेन की FAL में। क्लियर? और रिमेनिंग जो 40 एयरक्राफ्ट है, 40 एयरक्राफ्ट वो बनाए जाएंगे इंडिया में। कहां बनाए जाएंगे? इंडिया में। जो फाइनल असेंबली लाइन बन रही है उसमें बनाए जाएंगे 40 एयरक्राफ्ट। तो कितने हो गए? 56 एयरक्राफ्ट हो गए। याद रखोगे तो ऐसे मिला के 56 एयरक्राफ्ट इंडिया की डील है 2.5 बिलियन डॉलर की। किसके साथ? एयरबस के साथ। क्लियर? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अब ये आएंगे कौन? PM बड़ोदरा आएंगे और बड़ोदरा में आते ही ये क्या करेंगे? इनको क्या सम्मान दिया जाएगा? तो इनको एक रोड शो करा जाएगा। इनको सम्मान देने के लिए, वेलकम करने के लिए एक रोड शो करा जाएगा। क्या करा जाएगा? रोड शो करा जाएगा। क्या है? जो स्पेन के PM वेलकम विथ रोड शो, जिसको बोलेंगे हम शोभा यात्रा। क्या है वो? शोभा यात्रा से रोड शो वेलकम करा जाएगा जो PM है स्पेन के। क्लियर? अब शोभा यात्रा से वेलकम करने के साथ ये जाएंगे लक्ष्मी विलास पैलेस में। कहां जाएंगे? लक्ष्मी विलास पैलेस में जाएंगे। यहां पर मोदी साहब और इनकी मीटिंग होगी। क्या होगी? मोदी साहब और इनकी मीटिंग होगी। देन आफ्टर ये जाएंगे मुंबई। कहां जाएंगे? मुंबई जाएंगे। मुंबई में क्या करेंगे? ये फिल्म इंडस्ट्री जो एक्टर है बड़े बड़े और जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और उनसे बोलेंगे कि आइए हमारी स्पेन कंट्री में फिल्म शूट करिए। क्या करिए? हमारी स्पेन कंट्री में फिल्म शूट करिए, हम आपको वेलकम करते हैं। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गया? फिर इसके बाद ये जाएंगे कहां पर? ये करेंगे एड्रेस 4th इंडिया स्पेन फोरम। इंडिया स्पेन की फोरम को, जो 4th इंडिया स्पेन फोरम है, इसको एड्रेस करेंगे। क्लियर? पूरी तरह समझ में आ गया? देन आफ्टर क्या क्या डिस्कस किया जाएगा? देखो ये डिस्कशन का तो कॉमन है। जैसे क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ये कॉमन रहता है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? देन आफ्टर रिन्यूएबल एनर्जी, जॉब, डिफेंस, स्पेस, ये सारे पॉइंट कॉमन रहते हैं। क्लियर? तो ये डिस्कस किया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया? PM साहब जो स्पेन के हैं वो इंडिया आने वाले हैं और आ गए हैं, आज ही आ गए हैं। 28 से ये रहेंगे, 28 to 30 तक ये रहेंगे इंडिया में और ये अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं। देखो अच्छी बात है। और पहली बार स्पेन के PM ये आ रहे हैं और स्पेन का कोई PM 18 साल बाद आ रहा है। क्लियर? इंडिया में 18 ईयर बाद कोई स्पेन का PM आ रहा है और ये PM इंडिविजुअली पहली बार आ रहे हैं। और किस लिए आ रहे हैं? तो ये याद रखने की जरूरत है कि जो FAL फाइनल असेंबली लाइन और ये किस दो कंपनी के बीच में डील है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस स्पेस, इन दोनों कंपनी के बीच में डील करके एक फाइनल असेंबली लाइन बन रही है। कहां पर? बड़ोदरा में। और वहां पर क्या बनाया जाएगा? C295 एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया क्या? नहीं हो गया? क्लियर? चलते अपन नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट डिजिटल अरेस्ट क्या है? मोदी साहब मन की बात में
मन की बात तो आप जानते हो कि प्रोग्राम होता है जिसमें रेडियो में मोदी साहब पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला मैंने कि पूरे इंडिया को एड्रेस करते हैं मोदी साहब एक मन की बात रेडियो स्टेशन से। अब इन्होंने एक प्रोग्राम बोला, एक मीन्स बात बोली, समझाने के लिए बोला लोगों से कि आप बिवेयर हो जाओ डिजिटल अरेस्ट से। अब ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? देखो, मैंने आपको कई लेक्चर में बताया है कि आपके पास कभी भी फोन आ सकता है और आपसे बोला जा सकता है कि मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बोल रहा हूं, जैसे एग्जांपल पुलिस, सीबीआई, सीआईडी, आरबीआई या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से बोल रहा हूं और आपको अब अरेस्ट करने वाले हैं, हम आपके घर पे आ रहे हैं। अगर आप इस अरेस्ट से बचना चाहते हो तो मेरे अकाउंट में आप 10,000 रुपीज डाल दीजिए। क्लियर? आप डर गए, आपने सोचा मुझे अरेस्ट करने आ रहे हैं, आपने 10,000 रुपीज उसके अकाउंट में डाल दिए। देन आफ्टर आपके संग वो हो गया साइबर अरेस्ट। और मोदी साहब ने ये बोला है साफ साफ कि कभी भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपको कॉल नहीं करती, वो डायरेक्ट सीधे आपको अरेस्ट करने आएगी। आपको ये नहीं बताएगी फोन करके कि हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, बिवेयर नहीं करेगी आपको कि हम आ रहे हैं अरेस्ट करने। इससे तो जो क्रिमिनल भग जाएगा। क्रिमिनल को बताया थोड़ी जाता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि हम आ रहे हैं तेरे को पकड़ने के लिए, या फिर आपसे डायरेक्ट रिश्वत मांगेगी। डायरेक्ट कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे डायरेक्ट करप्शन नहीं करती कि डायरेक्ट फोन ला के बोलेगी 10,000 रुपये डाल दो या 20,000 रुपये डाल दो, ऐसा नहीं करेगी। उसे पता है उसकी भी नौकरी खतरे में आ सकती है। तो ये याद रखें, मोदी साहब ने बोला कि कभी भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फोन नहीं करती है। अगर आपके संग ऐसा कोई फोन आता है तो इसको इग्नोर करें और जो साइबर अरेस्ट से बचें, अपने आप को बचाएं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। मन की बात में मोदी साहब ने रिप्रेजेंट करते हुए पूरे भारत को ये बिवेयर किया है कि साइबर अरेस्ट से बचें, और ये तक बताया है कि जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, अगर उसका डेटा देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक कितनी रिपोर्ट आ चुकी है? 7.4 लाख कंप्लेंट आ चुकी है रिलेटेड टू साइबर अरेस्ट और दी साइबर फ्रॉड। तो देखिए साइबर फ्रॉड का कितना बड़ा इशू है। और इवन हर आदमी, इवन मेरा एक फ्रेंड है उत्तराखंड में, वो अभी डीएसपी है, वो भी अभी साइबर सेल के अंदर है और वो हमेशा साइबर अवेयरनेस करता है, लोगों को साइबर अवेयर करता है। अब मैं उसका नाम लीक नहीं करूंगा, रिवील नहीं करूंगा। क्लियर? तो यही मैं बताना चाहता हूं कि साइबर फ्रॉड से बचें आप, बिल्कुल बिल्कुल ना बचें। कोई भी फोन आता है तो आप ध्यान रखें कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कोई भी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कभी भी आपको फोन करके अवेयर नहीं करती कि हम तुमको अरेस्ट करने आ रहे हैं या तुमने कोई क्राइम किया है। अगर आपने कोई क्राइम किया होगा तो वो आपको धरपकड़ करेगी सीधे। क्लियर? आपको फोन करके अवेयर नहीं करेगी कि हम आ रहे हैं पकड़ने के लिए। क्लियर? और कभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी फोन नहीं करती। ये मेरे वर्ड नहीं है, ये है मोदी साहब के वर्ड इन मन की बात। अब देखो क्या है कि अभी एस्टिमेशन लगाया गया है कि इंडिया में 120.3 करोड़ रुपीस का साइबर फ्रॉड होता है। देख रहे हो, एनुअली 120 करोड़ का साइबर फ्रॉड होता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इंडिया की 0.7% जीडीपी का लॉस सिर्फ ओनली साइबर फ्रॉड से ही हो रहा है। इंडिया का 0.7% जीडीपी का इंडिया से लॉस हो रहा है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट, जो साउथ ईस्ट कंट्रियां हैं, सॉरी नॉर्थ ईस्ट नहीं, साउथ ईस्ट कंट्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं कि आपको रिक्रूटमेंट करेंगी। आपसे बोला जाएगा कि आपको डाटा एंट्री की जॉब मिलने वाली है, आप साउथ ईस्ट कंट्री में आ जाइए। क्लियर? देन आफ्टर आप चले गए जैसे थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, यहां पर आपसे डाटा एंट्री की जॉब तो नहीं कराई जाएगी, बट आपसे साइबर फ्रॉड कराया जाएगा। इंडिया के अंदर आपसे साइबर फ्रॉड कराया जाएगा। वहां से आपका वीजा वीकेंड से जब्त कर लिया जाएगा और वीजा भी नहीं मिलेगा आपको, ना ही वो पासपोर्ट मिलेगा। क्लियर? वीजा तो नहीं, तो घर आने के लिए वीजा चाहिए, न वीजा तो इंडिया देगी, जब पासपोर्ट होगा तभी तो वीजा मिलेगा।
क्लियर, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और इतना इंडिया का लॉस होता है। अब देखो जो एक बॉडी है, इसका नाम है रखना, जिसको अपन बोलते हैं I4C। क्या ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये साइबर क्राइम को कंट्रोल करती है अंडर होम मिनिस्ट्री, अंडर होम मिनिस्ट्री। तो याद रखोगे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ साइबर अरेस्ट। मेरा इस न्यूज को बताने का यही मोटिव है कि आप अवेयर हो सको, कि आप इस साइबर फ्रॉड से बच सको और साइबर अरेस्ट से बच सको। मेरा हर लेक्चर में अगर इस पर न्यूज आती है तो मैं आपको हमेशा अवेयर करता हूं। क्लियर, आपके पास कोई भी फोन आ सकता है, आपको कभी फोन पे से, कभी पेटीएम से, पर इसको बिलीव मत करना, ये कभी भी ऑथेंटिक कॉल नहीं होते हैं। कहीं से भी कॉल आए आप तो ये बोलना सिंपल कि ये पैसे मैंने तेरे को दान दिए, तू धर ले, तू खाना खा लेना, सीधी बात, खत्म करना बात, कोई मतलब ज्यादा मत बोलना, ठीक है। चलो अपन नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। देखो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर क्या होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर पहले तो ये जान लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर वो होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जो कि सेबी से रजिस्टर तो होते हैं, बट वो इंडियन मार्केट में जो फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन मार्केट जो कि शेयर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें जो इन्वेस्ट करते हैं बड़े बड़े फॉरेनर, उसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। ये रजिस्टर होते हैं सेबी से। अब हमारे इंडिया का मार्केट डाउन होते जा रहा है। क्यों डाउन होते जा रहा है? क्योंकि इंडिया का मार्केट डाउन होने का कारण हो रहा है चाइना। हमारे इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर कई सारे चले गए हैं। कितने चले गए हैं? $10.2 बिलियन फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, इतनी वैल्यू के चले गए हैं चाइना के अंदर। अब चाइना ने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया जो चाइना में गए? तो चाइना ने स्टिमुलस पॉलिसी फॉलो करी। अब ये स्टिमुलस पॉलिसी होती क्या है? तो स्टिमुलस पॉलिसी का मतलब होता है कि मार्केट में मनी की लिक्विडिटी बढ़ाना। जब हम किसी भी कंट्री, जब वो अपने पैसे, अपने मनी की लिक्विडिटी बढ़ा देती है अपनी कंट्री में, जिससे उसकी मार्केट की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस पॉलिसी। अब ये कैसे करा जाता है? जब हम रेपो रेट, या जैसे हमारे इंडिया में रेपो रेट बोला जाता है, ऐसे उनकी कंट्री में कुछ रेट बोला जाता होगा, रेट को कम कर और उसकी लिक्विडिटी बढ़ा दी जाती है। अब इससे क्या होगा? लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, और लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी शेयर वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या है कि कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ $10.2 बिलियन इंडिया से जाकर चाइना मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। तो इंडिया का मार्केट डाउन होते जा रहा है। क्लियर? तो देखते अपन, देखो कितना मैंने बोला, $10.2 बिलियन, इतना फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर चला गया है हमारे इंडिया से। और ये कहाँ गया है? चाइना मार्केट में, चाइना की शेयर मार्केट में। चाइना ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया है? स्टिमुलस का डिसीजन लिया है। स्टिमुलस क्या होता है? जब हम लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं मार्केट में, लिक्विडिटी एनहांस कर देते हैं मार्केट में, दैट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस पॉलिसी। इससे क्या होता है कि डिमांड बढ़ जाती है लोगों की, और डिमांड बढ़ेगी तो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी, शेयर वैल्यू एनहांस हो जाएगी, और शेयर वैल्यू एनहांस हो जाएगी तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट टू द फॉरेन इन्वेस्टर। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर उनको बेनिफिट करेगा। तो याद रखोगे इस बात को भी, तो हमारे इंडिया से कितना चला गया फॉरेन इन्वेस्टर? $10.2 बिलियन। और कहां पर गया है? चाइनीज मार्केट में गया है, क्योंकि चाइना ने स्टिमुलस पॉलिसी फॉलो कर ली है। क्लियर? तो इसी के साथ छोटा था आज लेक्चर। 28 अक्टूबर के करंट अफेयर के कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।